स्टोरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरी छातियां बहुत बड़ी थी, जो भी मुझे देखता एक गंदी औरत समझता और मुझे छूने की कोशिश करता। मैं हर वक्त मारे डर के अपने कमरे से ही ना निकलती। मेरा रिश्ता कहीं नहीं होता था। लोग मुझे शादीशुदा और बच्चों की मां समझते। फिर एक रोज एक लड़के ने मुझे पसंद किया, लेकिन शादी की रात जब मेरी कमीज उतारी और फिर मेरी छातियां। मेरा नाम फरहीन है। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पे कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर निस्वानी हुस्न बहुत ज्यादा था। मेरी माँ बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थी। मेरी छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दे दिया करती थी। मैं इस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पे थप्पड़ मारती और मुझे डांटती। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है, मैंने क्या किया है। मेरी और भी बहनें थी, मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे जवान हो रही थी, मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही थी जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसा नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसे नहीं लगती थी। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टे नहीं बल्कि चादरें बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती थी कि गर्मी गई बाढ़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट के रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर में आ जाएगी। चांद रात पे मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। मैंने कहा कि मैं भी चलूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त बहुत रश होता है, बाजारों में इधर उधर के सारे लड़के लफंगे आए हुए होते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मजा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियां और चीजें लेनी है। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर मैं ऐसी थी तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है या किसी का कद जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरी नस्वानी हुस्न ज्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज भी खाने नहीं देती थी। मुझे इमली अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन वो ये सारी चीजें मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीजें खाएगी तो और भी बड़ी बहस बन जाएगी। अपनी अम्मी के मुंह से ये अल्फाज सुन के मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मेरी बहनें मुझे भैंस और गाय कह के बुलाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। एक दिन मेरी एक कजन ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। इसने कहा कि जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुम्हें मिल्क पैक वाले उठा के ले जाएंगे। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई, इससे लड़ने के लिए खड़ी होगी और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजन की शादी में थे। सब लोग मुझे देख के हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज्यादा आना जाना भी नहीं करते और इसको तो आप कभी भी कहीं लेके नहीं जाती कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि इसकी पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेके वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस इस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना ही बंद कर दिया और ये वही उम्र थी कि अब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक होता है कि तैयार हो के अच्छे कपड़े पहनेंगे,
सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं जवान होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। मेरी अम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर दे। वो कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में होता था। मैंने इसे अपना मसला बताया। इसने कहा कि ये एक दवाई होती है, गोलियां होती हैं, इनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू वो गोलियां खा लेगी तो तेरा निस्वानी हुस्न कम हो जाएगा और तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने इसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा के दे दे, मैं इसे पैसे दे दूंगी। इसने कहा कि पैसों की कोई बात नहीं है, मैं अपने भाई से कह दूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारा भाई सवाल नहीं करेगा। तो इसने कहा कि मैं कह दूंगी कि मेरी किसी दोस्त को चाहिए। अब तो इतना तो करना ही पड़ेगा। मुझे अभी से ही बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि जैसे ही वो अपने भाई को बताती कि मुझे ये गोलियां चाहिए, इसका भाई समझ जाता कि मेरे लिए ही मंगवा रही हैं, क्योंकि मेरा इनके घर में आना जाना था और बचपन से ही सब लोगों की आंखों में आ जाती थी क्योंकि मेरा वजूद ही ऐसा था। मैं सारी सारी रात रोती थी। कहने को मेरी 4 बड़ी बहनें थी। बड़ी बहनें भी माँ की जगह होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ कोई अच्छी बात नहीं की थी। मेरी एक बहनों की मंगनी हो चुकी थी, 2 बहनों की शादी हो गई थी, घर में रिश्ते आने लगे। मेरी एक बहन शादी नहीं करना चाहती थी, वो पढ़ाई कर रही थी। इसने कहा कि मैं 16 जमातें पढ़ूंगी फिर शादी करूंगी और इसने कहा कि आप फरहीन की शादी करवा दें। वो वैसे भी इस वक्त इसके जो हालात हैं, इसका रिश्ता हो जाएगा तो बेहतर है। इसका रिश्ता तलाश करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है। मैंने कहा कि अम्मी मैं शादी नहीं करना चाहती। अम्मी ने कहा कि और क्या तू पढ़ना चाहती है? पहले ही स्कूल कॉलेज में तेरी वजह से हमें भी बातें सुनने को मिलती हैं और तुझे भी। अब तू क्या चाहती है कि मैं तुझे नौकरी करने भेजूं ताकि सारा माशरा तुझ पे हंसे और हमारी हर जगह रुसवाई हो? मैंने कहा कि अम्मी अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझे जान से मार दे। ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी अम्मी ने कहा कि ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। जुमे को तैयार हो जाना और काले कपड़े पहनना ताकि तेरा वजूद थोड़ा कम दिखाई दे। लड़के वाले आ रहे हैं, अगर तू इनको पसंद आ गई तो तेरी शादी करवा दूंगी, फिर तू जाने और तेरी आगे की जिंदगी। हमें कोई मसला नहीं होगा, अपनी मुसीबतों से तुझे खुद लड़ना होगा। एक दिन मेरी फुप्पू का बेटा आया हुआ था जो हमारा कज़न था, लेकिन उम्र में इतना बड़ा नहीं था। वो सहन में बैठा था, मेरी अम्मी इसके पास बैठी बातें कर रही थी। मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी। अम्मी ने जब मुझे देखा तो सीधा मेरे पास आई और मुझे कहा कि दफा हो जाओ, अपने कमरे में निकल जाए, यहाँ से क्या कर रही है तू? मैंने कहा अम्मी मैं झाड़ू लगा रही थी। अम्मी ने कहा तू मत लगा झाड़ू, तू ऐसे काम मत किया कर जिसके लिए तुझे जमीन पर बैठना पड़े, जा यहाँ से। इस लड़के के सामने अम्मी ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। वो भी क्या सोचता होगा, मैं इससे 3 साल बड़ी थी। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं कमरे में भाग गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। बाद में अम्मी ने मुझे कहा कि अपने आप को देखा है, बैल बनती जा रही है और फिर इसके सामने झाड़ू लगा रही थी। अपना आप दिखाने का शौक है तुझे? मैंने कहा कि अपना आप में किसको दिखाना था? वो तो बच्चा है। अम्मी ने कहा कि वो बच्चा नहीं है, वो जवान है, तू भी जवान है। खबरदार जो आइंदा किसी के सामने आई तो बस करती हूँ तेरा कुछ बुलाती हूँ, रिश्ते वालों को जल्दी बुलाती हूँ क्योंकि अब जल्दी जान छिड़वानी पड़ेगी तुझसे। मैं इतना रोई कि मेरी आंखें सूज गई। अगले दिन घर में मेरी एक खाला आई। उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है?
मैंने कहा कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने कहा कि फिर इसमें कोई दवाई डालो, नहीं तो बढ़ जाएगा। इनको क्या बताती कि इस दर्द की कोई दवा नहीं थी। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई थी कि मैं भी इनकी औलाद हूँ, वो भी सबसे छोटी, लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी। जब मेरे लिए शाम को रिश्ते वाली आई तो मैंने काले कपड़े पहन लिए। मेरी अम्मी कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा कि अम्मी कैसी लग रही हूँ? मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा ये क्या, इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा कि इसके साथ यही दुपट्टा है। अम्मी ने कहा ये तो बहुत छोटा है। मेरी दूसरी बहन को कहा कि वो दूसरा दुपट्टा लेकर आए, वो इस सूट के साथ चल जाएगा। जब मेरी बहन वो दुपट्टा लेकर आई तो बहुत बड़ा था। मैंने कहा कि अम्मी मैं इस दुपट्टे को कैसे संभाल पाऊंगी? अम्मी ने कहा कि संभालना पड़ेगा, अपने आप को छुपा के बैठना, ज्यादा नीचे मत झुकना। मुझे इनकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, पर उन्होंने मुझे दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था और मुझे कहा कि 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। लड़के वाले आ चुके थे। लड़की की माँ, फूफो और दादी आई थी। वो लोग अम्मी से बातें कर रही थी। मुझे मेरी बहन ने आकर खबर दी। इसने कहा ये लोग तो ज्वाइंट फैमिली वाले हैं और इनका घर मर्दों से भरा हुआ है। क्या बनेगा तेरा वहां? तुझे तो अपने आप को इस तरह से छुपा के रखना पड़ेगा जैसे पुराने जमाने में मिस्र के लोग किया करते थे, जिसमें सिर्फ इसकी आंखें नजर आती थी। वो बन के घूमना पड़ेगा। वो बुरी तरह से हंसने लगी और इसके हंसने की आवाज मेरे दिमाग में लग रही थी। 15 मिनट के बाद मैं बाहर आई तो जिस तरह से मैं बाहर आई थी, जाहिर है उन्होंने मुझे देख के अजीब सा ही रद्द अमल देना था। पर जब मैं सोफे पे बैठी तो मेरा दुपट्टा थोड़ा सा ढलक गया था। कुछ मैं खुद भी लापरवाह थी और कुछ मुझसे ये दुपट्टा इतना संभाला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा बहन बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आपकी बेटी क्या पहले से शादी हो चुकी है? तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, इसकी शादी कहाँ से होगी, ये तो सबसे छोटी है। वो तो चौथी वाली की पढ़ाई चल रही है और वो पढ़ाई में बहुत लायक है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई पूरी कर ले तो इसकी शादी करवा देंगे। उन्होंने कहा ये तो शादीशुदा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके 2-3 बच्चे हैं, जैसे दूध पिलाने वाली माओ का हाल होता है, ये बिल्कुल वैसी लग रही हैं। ये तो कवारी लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती। कवारी लड़कियां तो दुबली पतली होती हैं। माना कि शादी के बाद औरत का वजन थोड़ा बढ़ जाता है और जिस्मानी साख भी बदल जाती है, लेकिन शादी से पहले तो मैंने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा। मेरी अम्मी ने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम आपको कसम देने को तैयार हैं, आप इससे ज्यादा और क्या होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला और ही लग रहा है। हमारा बेटा बड़ा लाडला है और फिर आजकल तो ठीक ठाक लड़कियों के भी लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं। आपकी बेटी को ब्याह के ले जाएंगे तो सारी जिंदगी लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम माजरत चाहते हैं, हमारे माशरे में रिश्ते से इनकार ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं कि फोन करके बाद में बता देंगे और फोन करके कह देते हैं कि हमें आपकी बेटी पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही इनकार कर दिया और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो लोग तो चले गए पर अम्मी ने मुझे थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेरे अपने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए, लेकिन इस दफा जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी जिंदगी एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बन के गुजारी और सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। फिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और चोरी चोरी मुझे वो दवाई पकड़ा दी। इसने कहा कि तुम्हारी दवाई आ गई है। मैंने कहा कि हाँ दो मुझे। मैंने इधर देखा ना इधर और एक साथ ही 3 गोलियां इकट्ठी खा ली। मेरी दोस्त ने कहा कि पागल हो गई हो, ऐसी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा कि इससे ज्यादा और क्या खराब होगी, बस मुझे अपने आप को ठीक करना है, मैं जल्दी जल्दी ठीक होना चाहती हूँ।
اس نے کہا کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بیماری نہیں ہے پر میرے لیے عذاب اور مصیبت بن چکی ہے، تم نہیں سمجھو گی۔ بس تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ میرے کانوں میں چھوٹی چھوٹی سونے کی بالیاں تھیں، وہ میں نے اتار کر اسے دینے کی کوشش کی کیونکہ میں اس کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا، نہیں چاہیے مجھے یہ، بس تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ میری دوست چلی گئی، میں نے اس کے سامنے کچھ گولیاں ایک ساتھ کھا لی تھی۔ رات پھر میں نے گولیاں کھا لی۔ 2 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں باہر نکلی تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے پتا چل گیا کہ شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ چلو اب تو میرے گھر والوں کو مجھ پہ تھوڑا رحم آ جائے گا کیونکہ میری طبیعت اتنی بری ہو گئی تھی کہ میں اپنے ہوش و حواس سے ہی بیگانی ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری امی کمرے میں آئی انہوں نے میرے منہ پہ رکھ کے تھپڑ دے مارا۔ میں حیران رہ گئی کہ میں بستر میں پڑی تھی، میری حالت ابھی بھی غیر تھی۔ انہوں نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ کون سے باہر کے ملک سے تو نے گولیاں منگوائی ہیں؟ کس قسم کی گولیاں ہیں یہ جن کو تو کھا رہی ہے اور انہی کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیرے ارادے کچھ اور ہیں، تو جان بوجھ کے سب کو اپنا آپ دکھا رہی ہے، بتانا چاہتی ہے کہ تیرے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ میں بڑی موٹی تازی لڑکی ہوں، شرم نہیں آتی تجھے یہ سب کرتے ہوئے؟ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، کچھ بھی کیا ہوتا پر یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تو میں امی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، بس سسک سسک کر رو رہی تھی۔ امی نے وہ گولیاں باتھ روم میں پھینک دی اور اوپر سے پانی پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ تو نے اگر اس طرح کی حرکت کی تو کسی رنڈوے 4 بچے کے باپ سے تیری شادی کروا دوں گی، پھر سنبھالتی رہنا غیروں کے بچے۔ 2 ہفتے تک پورے گھر میں کسی نے مجھ سے بات نہیں کی، میری اوقات ایسے کر دی جیسے میں گھر میں ہوں ہی نہیں، کھانا بھی نہیں پوچھتے تھے مجھ سے، کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں میں۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکے کی ماں دیکھنے کے لیے آئی تھی لیکن لڑکے کی ماں اندھی تھی۔ ان کے ساتھ ان کی ایک بھانجی بھی تھی۔ اس نے ان کو بتایا کہ لڑکی اچھی ہے، ہمیں پسند ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، میں نے کوئی بات نہیں بولی، اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے رکھا تھا۔ میری بہنیں ہنس رہی تھی کہ اگر تمہاری ساس کی آنکھیں ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہارے لیے ہاں نہ بولتی، اور جو لڑکی ساتھ آئی تھی اس کی عمر تو کم تھی، اسے کیا پتا کہ تمہارے کیا حالات ہیں۔ اب میں کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، میں نے اپنے لیے لڑنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی میرے سامنے ایک اور جنگ تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے باتیں سنانی تھی، اس نے بھی کہنا تھا کہ تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے، کیا تم بچوں کو دودھ پلاتی رہی ہو یا تمہارے کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں؟ مجھے یہ سب کچھ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی تو میرے لیے کپڑے بن کر آ رہے تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، بہت پیار سے بات کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے پہن کے ایک دفعہ دیکھ لو۔ میری بہن کے منہ سے نکل گیا، اس نے کہا ابھی تو شاید پورے ہی آ جائیں لیکن بعد میں تو کھلے کروانے ہی پڑیں گے، شاید 1-2 ہفتے بعد ہی کھلے کروانے پڑے۔ میری ساس نے کہا کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، ضرور مذاق کر رہی ہو، لیکن ہونے والی دلہن کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرتے، ہونے والی دلہن پہ اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ رخصت ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر میں قدم رکھتی ہے، اس ٹائم وہ جو بھی دعا کرے پوری ہو جاتی ہے، اس کا دل مت دکھاؤ۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گئی، میری بہن کی شکل ایسی بن گئی جیسے اس کی بے عزتی ہو گئی ہو۔ پہلی دفعہ ایسا لگا کسی نے میرے ساتھ دیا ہے، لیکن وہ تو آنکھوں سے اندھی تھی، اگر مجھے دیکھ لیتی تو شاید کبھی بھی میرا ساتھ نہ دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر دیکھی تھی، وہ مجھے شکل سے ہی بہت غصے والا لگ رہا تھا، اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میری ساس نے بھی بتایا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بہت زیادہ جذباتی ہے، جلدی غصہ آ جاتا ہے، اس لیے کوئی اچھی سی صبر کرنے والی لڑکی چاہیے تھی۔ میں رخصتی میں بالکل خاموش تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی زندہ لاش ہے۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، آج میری سہاگ رات تھی، شوہر آنے والا تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں کرے گا،
पर मुझे सुननी होंगी और सारी जिंदगी ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। मेरे शोहर ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो मैं डर गई। इसने अपनी शेरवानी उतार कर एक तरफ रख दी और अब वो शलवार और कमीज में था। इसने आकर मेरा घूंघट उठाया और कहा कि माशाल्लाह और फिर कहा कि आप बहुत खूबसूरत है। मैं हैरान हुई कि अभी सब कुछ नॉर्मल तरीके से क्यों चल रहा था। फिर इसने मेरे सामने मुंह दिखाई का तोहफा रखा और कहा कि आपको अपना तोहफा पसंद आया। फिर वो मुझसे बातें करने लगा कि आज हमारी जिंदगी की शुरुआत हो रही है, हम एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। रात भी गुजर गई, अगला दिन भी आ गया। मेरा शोहर अभी तक नॉर्मल था, फिर किसी से फोन पर बात कर रहा था, शायद कोई इसे शादी की मुबारकबाद दे रहा था। मैंने इसकी बातें सुन ली। वो बदले में कह रहा था कि अल्लाह का बहुत करम है, बहुत अच्छी हम सफर मिली है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खुश हूँ मैं इसके साथ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। ऐसी औरत तो हर मर्द को चाहिए होती है। मेरे तो ख्वाब पूरे हो गए। मैंने हमेशा से ऐसी ही बीवी मांगी थी जो इतनी ही खूबसूरत और फिर बीवी आपकी पसंद की हो तो जिंदगी ही बहुत अच्छी गुजरती है। मैं हैरान हुई कि मैं इसकी पसंद की हूँ और इसको ऐसी बीवी चाहिए थी। शादी के 3 दिन बाद मेरी अम्मी ने हम लोगों की दावत रखी। मैं अपने शोहर के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरी अम्मी ने फौरन मुझसे पूछा, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर कोई बड़ा दुपट्टा करना था। मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जो दुपट्टा है सूट के साथ था और वो मैंने अपने अच्छे तरीके से किया हुआ है और मेरे शोहर को ऐसे ही पसंद है। अम्मी ने मुझे हैरान होकर देखा। उन्होंने कहा कि तेरा शोहर तुझे 1 हफ्ते में वापस छोड़ देगा। मैंने कहा कि 1 हफ्ते में क्या, वो पूरी जिंदगी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे शोहर ने मेरी अम्मी को देखा तो कहा कि क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हम खाना खाने बैठे तो मेरी बाकी बहनें भी मौजूद थी। मेरे शोहर ने इनके सामने मेरी बहुत तारीफें की। इसने कहा कि जब से फरहीन मेरी जिंदगी में आई है मेरी तो जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। हम लोगों ने एक ही प्लेट में खाना खाया, फिर वो मुझे बाहर घुमाने फिराने ले गया। इसने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं कहा। इसके पास गाड़ी थी, इसने कहा गाड़ी में ही तो बैठना है। बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता था। मुझे मेरे कान में कोई बात कहता, फिर हम दोनों हंसते। कभी मुझे फोन में हमारी शादी की कोई तस्वीर दिखाता। मेरी अम्मी और मेरी बहनें ये सब कुछ देख रही थी और इनके चेहरे अजीब बने हुए थे। वो हैरान हो रही थी कि इसका शोहर तो इसको हाथ का छाला बना के रख रहा है और ये सिर्फ शादी के शुरू में नहीं हुआ था। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हो गए हैं और आज भी मेरे शोहर का रवैया मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। शायद मर्दों को इनकी सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता और इनको यही सब कुछ अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी माँ और बहनों ने तो मेरे दिल पे बहुत जख्म लगाए, पर मेरे शोहर ने वो सारे जख्म भर दिए। मुझे अच्छा शोहर मिल गया जो मेरा बहुत ख्याल रखता है और इसने आज तक कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से मुझे अपना आप छोटा या कमतर महसूस हो। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। इसकी माँ एक अच्छी औरत है और इसकी माँ ने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। इसे औरत की इज्जत करने वाला मर्द बनाया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़। ख़त्म शुभ।